जियांग के चारों ओर जो रक्त अवरोध था वह और भी तीव्र होने लगा, जिससे उसका सारा रक्त धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकलने लगा। वह अपने हाथ को देखने लगा और उसकी आंखें भ्रम और भय से भर गईं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह किस तरह का जादू था। जैसे जैसे कीट बमों से धुएं का पर्दा गायब हो रहा था, जाओ युआनचेन की आकृति दिखाई देने लगी। वह जियांग को जानलेवा नजरों से घूरने लगा, अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और संपीड़ित रक्त नामक क्षमता का इस्तेमाल किया। उस पल जियांग का खून उसकी नाक, आंख, कान, मुंह और नाखूनों से जेट की तरह बाहर निकलने लगा। यह देखकर जियांग चौंक गया और उसकी आंखें आतंक से भर गईं। वह जानता था कि यह अच्छा नहीं था। अंकल झाई गैंग को एहसास हुआ कि अगर यह इसी तरह जारी रहा तो कुछ बुरा होने वाला था। उसने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जियांग द्वारा उनके चारों ओर बनाए गए अवरोध के कारण वह असमर्थ था। वह निराश होने के अलावा कुछ नहीं कर सका और दोनों मुट्ठियों से अवरोध पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि जियांग को तंजियाओ शिविर में घुसने की अनुमति देना उसकी गलती थी, लेकिन सौभाग्य से गु कैशेन और हांग याओ ऐसा नहीं होने देने वाले थे। दोनों कूद पड़े, अपने हथियार निकाले और हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर लुओ सैंडो और म्यू हांग्क्यू, जो उसके बारे में चिंतित थे, भी साहस से भर गए। दोनों कूद पड़े और जियांग की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि वे उसे मरने नहीं देंगे। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, ऊर्जा से बनी कुछ रस्सियां प्रकट हुईं और उनकी कमर के चारों ओर लिपट गईं, जिससे वे स्थिर हो गए। वे कुछ हद तक भ्रमित थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा था या ये रस्सियां कहां से आई थीं। रस्सियां उन्हें वापस तैरते हुए द्वीप पर ले आईं। गुलाबी बालों वाले आदमी ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और कहा कि इस तरह की स्थिति में जियांग को बचाने के लिए कूदना मौत को आमंत्रित करना है। दूसरा आदमी, जिसने रस्सियां बुलाई थीं और उसके बगल में खड़ा था, बस चुप रहा। लुओ सैंडो, जो द्वीप पर अपने नितंबों के बल गिरी हुई थी, ने महसूस किया कि भूरे बालों वाला आदमी उसका पिता था, जबकि दूसरी तरफ मुहंक्यू, जो उसके बगल में लेटी हुई थी, ने पलटकर देखा कि दूसरा आदमी उसका दादा था। मुहंक्यू खड़ी हो गई और हताश नजर से अपने दादा से जियांग चेन को बचाने के लिए कहा। लुओ सैंडो पीछे नहीं रही। वह भी खड़ी हो गई, मुड़ी और दृढ़ नजर से अपने पिता से पूछा कि क्या उनके पास कोई खजाना है जो जियांग की जान बचा सकता है। लुओ सैंडो के पिता ने इस स्थिति में अपना संयम नहीं खोया और शांत नजर से जवाब दिया कि उनके पास कोई खजाना नहीं है जो उसे बचा सके। मुहंक्यू के दादा ने उसकी ओर देखना शुरू किया और एक ईमानदार भाव से कहा कि एक बार रक्त विस्फोट के निषिद्ध अभिशाप ने प्रतिद्वंद्वी को प्रभावित कर दिया, तो जो कुछ बचा था वह मौत का इंतजार करना था। जिसने जादू डाला था वह झाओ युआन चेन था, इसलिए वे केवल देख सकते थे। दिव्य तलवार के राजा और अन्य लोग जियांग को बचाने के लिए चले गए थे। अब बस यही देखना था कि क्या वे झाओ युआन चेन से जियांग चेन की जान बचाने के लिए बातचीत कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपने दो पोतों की मौत का बदला लेना चाहता था। जब झाओ युआन चेन आकाश में उड़ रहा था और उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी, जिससे वह रक्त मंत्र को नियंत्रित कर रहा था, गु कैक्सिन प्रकट हुआ। उसने अपने हाथ से तलवार खींचनी शुरू कर दी और उसे रुकने का आदेश दिया। उसके बगल में उड़ रहे हांग याओ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। झाओ युआन चेन को बूढ़ा कमीना कहा और उसे मंत्र को पूर्ववत करने का आदेश दिया। बेशक उनकी योजना काम नहीं आई। एक ईमानदार नजर से झाओ युआन चेन ने बताया कि अब और समय नहीं है। जैसे ही जियांग फटने वाला था, उसे राहत मिली, क्योंकि वह आखिरकार अपने दो पोतों की मौत का बदला लेने में सक्षम होगा। यह देखकर कि अनुनय योजना काम नहीं कर रही थी,
गुकैक्सिन ने अपनी तलवार खींची और उस पर एक शक्तिशाली वार किया, यह सोचकर कि वह मौत की तलाश कर रहा था। यह देखकर हांग याओ ने निष्क्रिय नहीं रहने का फैसला किया। उसने दरांती निकाली, आकाश को खोलने वाली ब्लेड नामक तकनीक का इस्तेमाल किया और उस पर एक शक्तिशाली वार किया। लेकिन हमले से ठीक पहले झाओयुआन चेन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और प्रवाह नामक एक शक्तिशाली जल अवरोध बनाया जो कठोर को नरम बनाता है, जो बिना किसी प्रयास के रुक गया। एक हाथ से तलवार पकड़े हुए वह गुकैक्सिन की ओर मुड़ा और स्वीकार किया कि उसकी तलवार अच्छी थी, और यह भी पूछा कि क्या वह वास्तव में मानता है कि उसकी तलवार उसके लिए एक प्रतिद्वंद्वी होगी। गुकैक्सिन ने अपना हाथ उसके चेहरे के सामने रखा, उसे घूरना शुरू कर दिया और हार न मानने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि वह कितने और हमलों को रोक पाएगा। हांग याओ ने तलवार को कसकर पकड़ लिया, जिससे ब्लेड के चारों ओर एक शक्तिशाली नारंगी ऊर्जा दिखाई दी। दृढ़ संकल्प से भरी नजर से उसने अपने मालिक के साथ इस आदमी को कुचलने का फैसला किया। उसी समय रक्त मंत्र अधिक से अधिक प्रभावी होने लगा और धीरे धीरे ऊर्जा अवरोध कम होने लगा, जिससे हमारे लड़के को तीव्र दर्द होने लगा। कुछ ही सेकंड में जियांग का बहुत सारा खून बह गया। उसने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रख लिया और दर्द से चीखने लगा। उसकी चीखें सुनकर होंग याओ और गुकैक्सिन का ध्यान जे पर केंद्रित हो गया। यांग, वे घबरा गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह ठीक नहीं था। झाओयुआन चेन ने जियांग का निरीक्षण करना शुरू किया और देखा कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया था और मरने वाला था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और गुकैक्सिन का मजाक उड़ाया और पूछा कि क्या वह अपने प्रिय प्रशिक्षु को अलविदा कहने के लिए जल्दी नहीं जा रहा था। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। एक गहरी नजर के साथ उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और रक्त विस्फोट कौशल का इस्तेमाल किया। उस पल जियांग ने और भी अधिक रक्त खोना शुरू कर दिया, जो अवरोध के अंदर संघनित होने लगा, जिससे यह सिकुड़ने लगा। दबाव के कारण कुछ ही समय बाद जियांग का शरीर बड़ा होने लगा, जब तक कि कई सेकंड बाद एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने आकाश में धुएं का पर्दा बना दिया। यह देखकर चाचा झाई गैंग चौंक गए और रोने लगे। आंटी की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग मर चुका है। गुकैक्सिन अवाक रह गया और उसकी आंखें भय से भर गईं जब उसने देखा कि उसका प्रिय प्रशिक्षु मर गया है। उसके बगल में बैठी होंग याओ रोने से खुद को नहीं रोक पाई, हालांकि वह जियांग को नहीं जानती थी। उसके लिए वह एक छोटे भाई की तरह था। लुओ सैंडाओ और मुहंक्यू एक ही समय में चौंक गए और डर गए। हताश नजर से मुहंक्यू ने सोचा कि यह असंभव है, और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जियांग उनके साथ मजाक कर रहा था। लुओ सैंडाओ यह विश्वास नहीं करना चाहती थी कि वह मर गया है, इसलिए उसने सोचा कि वह सही थी क्योंकि जियांग हमेशा मजाक करता था। झायू युआनचुन, जो एक हाथ से तलवार चला रहा था, ने अपना सिर उठाया और पागलों की तरह हंसने लगा और अपने पोते झायू बेहांग से कहा कि दादाजी ने उसकी मौत का बदला ले लिया है। जब वह इस पल का आनंद ले रहा था, गुकैक्सिन तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा और साहस से भर गया। चाहे उसे अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े, वह किसी भी कीमत पर झायो युआनचुन को मारना चाहता था। हांग याओ भी उसकी ओर बढ़ने लगी। वह अपने मालिक को अकेले ऐसा नहीं करने दे रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि वे दोनों मिलकर इस कमीने को मार सकते हैं। यह देखकर डू एनफेन की आंखें भय से भर गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मौत की लड़ाई शुरू होने वाली है। उसने युद्ध के देवता को समझाया कि अगर उसने जल्दी ही हस्तक्षेप नहीं किया तो यांगत्जी नदी के दक्षिण में अपनी जान के लिए डर लगेगा। युद्ध के देवता ने सोचा कि वह सही था।
पलक झपकते ही गु कैक्सिन और हांग याओ झायो युआनचुन के पास पहुंच गए और हमला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस समय युद्ध के देवता ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे उनके शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रकट हुई, जिससे वे स्थिर हो गए। हांग याओ ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर कांपने लगा, जबकि दूसरी तरफ गु कैक्सिन ने कोई हरकत नहीं की। झायो युआनचुन ने तलवार को कसकर पकड़ लिया और चुपचाप उन्हें देखता रहा। युद्ध के देवता ने उल्लेख किया कि यद्यपि वे निर्णायक युद्ध करना चाहते थे, लेकिन वे यहाँ नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने लड़ने के लिए स्थान बदलने का सुझाव दिया। उस समय जहरीली धुंध दिखाई देने लगी और जियान की आवाज सुनाई देने लगी। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उस लड़ाई में हस्तक्षेप करे जो उन दोनों के बीच होने वाली थी। उसकी आवाज सुनकर झायु युआनचुन पीछे मुड़ा और जहरीली धुंध को देखकर उसकी आंखें भ्रम और कई सवालों से भर गईं। उसे नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। कुछ ही समय बाद जब जहरीली धुंध छंटने लगी, तो जियांग, जो पहले विस्फोट में मर चुका था, प्रकट हुआ और उसे गौर से देखने लगा। यह देखकर कि जियांग जीवित था, गु कैक्सिन और हांग याओ चौंक गए। उन्हें नहीं पता था कि यह कैसे संभव था। एक शांत नजर से जियांग ने बूढ़े झायु से पूछा कि क्या उसे वास्तव में विश्वास था कि वह उसे इतनी आसानी से मार देगा, यह बताते हुए कि उसके पास कल्पना से कहीं अधिक कार्ड थे। झायु युआनचुन ने जियांग को अविश्वसनीय भाव से देखना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि जियांग का जीवित रहना कैसे संभव था, जबकि उसने उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखा था। बाई फेंग को पसीना आने लगा और उसके मन में कई सवाल उठने लगे। उसे नहीं पता था कि जियांग के पास कोई और छिपी हुई शक्ति थी या नहीं। जियांग वूक्सियांग, जो उसके बगल में खड़ा था, दंग रह गया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं जब उसने देखा कि जियांग मृतकों में से पुनर्जीवित हो गया था। लियू ओसांडाओ और म्यू हाक्यू जमीन पर घुटनों के बल गिर गए, एक दूसरे को गले लगाने लगे और खुशी से रोने से खुद को रोक नहीं पाए और सोचा कि जियांग बस मजाक कर रहा था। चू बिलिंग दंग रह गया और उसने महसूस किया कि जियांग में मृतकों की आभा थी जो मरे हुए धातु का प्रभाव था। यू झायू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, खुशी से जियांग को देखने लगी और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने चू बिलिंग की बातों की पुष्टि की और बताया कि यह वही धातु थी जो उन्हें मृतकों के गांव में पहले मिली थी। उसके अनुसार इसका अविश्वसनीय प्रभाव था। जियांग ने अपना हाथ आसमान की ओर बढ़ाया और जहरीली धुंध छोड़ना शुरू कर दिया। अब जबकि झायु युआनचेन उसे मार नहीं पाया था, उसने तय किया कि अब उसकी बारी है। उसने सभी कीड़ों को बाहर आने का आदेश दिया और पलक झपकते ही आसमान सैकड़ों हजारों कीड़ों से भर गया। झायु युआनचेन ने आसमान की ओर देखना शुरू किया और इतने सारे कीड़ों को देखकर उसे एहसास हुआ कि यह एक आपदा थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग ने यह करने की हिम्मत की है। जब कीड़े आसमान में उड़ रहे थे, लिंक यू, जिसने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे रखी थीं, ने कहा कि कीड़ों की संख्या बेतुकी थी। जियांग जुआनजी को याद आया कि जियांग ने अभी-अभी नौकरी बदली थी। उसे नहीं पता था कि इतने कम समय में इतने सारे कीड़े कैसे बन सकते हैं। उसने जियांग का निरीक्षण करना शुरू किया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ स्वीकार किया कि उसने पहले उसे कम आंका था। यह सुनकर लिंक यू की नज़र भी उस पर टिकी हुई थी। एक मुस्कान के साथ उसने महसूस किया कि जियांग जुआनजी ने एक निर्णय लिया था। झायु युआनचेन ने निष्क्रिय न रहने का फैसला किया और कीड़ों को पीछे हटाने के लिए ऊर्जा जारी करना शुरू कर दिया। जियांग जुआनजी ने अपनी सारी ताकत दांव पर लगाने का फैसला किया क्योंकि वह भी अंत तक जियांग के खिलाफ लड़ना चाहता था। उसने उसे झायु युआनचेन को धूल में बदलने के लिए कहा।
उसने 2 उंगलियां दिखाना शुरू कर दिया और एक दृढ़ नजर के साथ एक निषिद्ध मंत्र का इस्तेमाल किया। लेकिन इससे पहले कि वह मंत्र का उपयोग कर पाता, युद्ध के देवता ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और झायु युआनचेन के शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रकट हुई। उसने हिलने की कोशिश की लेकिन असमर्थ था। उसे नहीं पता था कि युद्ध के देवता ऐसा क्यों कर रहे थे। जियांग ने इस पल को बर्बाद न करने का फैसला किया। उसने कीड़ों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, जिससे वे उसके पास आने लगे, जिससे छोटे छोटे विस्फोट होने लगे। यह देखकर म्यू हाक्यू आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसके अनुसार यह अजीब था क्योंकि युद्ध के देवता के पास जियांग की मदद करने का कोई कारण नहीं था। उसके दादा ने जियांग का निरीक्षण करना शुरू किया और मुस्कुराते हुए बताया कि इसके पीछे का कारण बहुत सरल था। मुस्कुराते हुए जियांग ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, जिससे सभी कीड़े उसकी ओर बढ़ने लगे। उसके दादा ने समझाया कि जो लोग विपत्तियों से ग्रस्त होते हैं, वे झायु युआनचेन जैसे किसी व्यक्ति से लड़ने का जोखिम उठाने के लिए बहुत सतर्क होते हैं। लेकिन फिर भी जियांग अलग था क्योंकि उसने बहुत कम समय में सैकड़ों हजारों कीड़ों को पाला था और उसकी प्रतिभा अतुलनीय थी। ऐसा अस्तित्व उसे बाकी लोगों से अलग बनाने और सभी नियमों को नकारने के लिए पर्याप्त था। वह समझ गई कि आपदा दिखाना लापरवाही नहीं थी, बल्कि जानबूझकर किया गया था। हजारों कीड़े झायु युआनचेन के पास फटने लगे। गुस्से से भरी नजर से उसने कहा कि उन सभी को मरना चाहिए। उसके अनुसार दक्षिया के लोग मौत के हकदार थे। विस्फोट ने धीरे धीरे उसके शरीर को भस्म करना शुरू कर दिया, जिससे उसने अपना मुंह खोला और पीड़ा में चीखना शुरू कर दिया। उसने जियांग से कहा कि वह यह न सोचे कि वह उसे इतनी आसानी से खत्म कर देगा, यह बताते हुए कि उसके पास अभी भी एक इक्का छिपा हुआ है। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।